दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग फोकानिया एग्जाम 2022 के लिए जो इंग्लिश पेपर आपके आते हैं उसके यानी कुछ सवाल। अब देखिए यहाँ पे सवाल का मतलब यह है कि आपके जो इंग्लिश पेपर का जो चैप्टर है उस चैप्टर के हम समरी लेके आए हैं और समरी में आपको बताएंगे कि इस कहानी में आपको क्या पढ़ना है और इससे रिलेटेड कौन कौन से यानी आपके सवाल बनते हैं। तो बिल्कुल ही इत्मीनान के साथ हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश की जो समरी है, पहले चैप्टर की जो समरी है वो बताएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव्स नाम का ऑब्जेक्टिव्स है लेकिन 2 मार्क्स में वो पूछे जाते हैं, यानी एक ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन को ठीक लगाए तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप चीज़ों को पढ़ के जाएं और अच्छे मार्क हासिल करें। तो आज की वीडियो में हम लोग का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, यहाँ पे जीवन की गति के बारे में यानी एक कहानी है और इस कहानी से यकीन जाने बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कम से कम 4 या 5 सवाल तो पूछ ही देंगे और सोच सकते हैं अगर आपके एग्जाम में अगर 3 सवाल भी आ गए तो 3 दूना 6 मार्क्स आपको इसी से मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। इसमें हम आपको शॉर्ट यानी समरी लेके आए। इस समरी में यानी छोटे से हिस्से में इस कहानी के बारे में सारी चीज़ को समझाने की हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इससे जो ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो भी और जो सब्जेक्टिव्स बनते हैं वो भी। और आपको जैसे कि हम पिछले ही वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे आपको 4 आपको यानी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके यानी बुक से होता है, टेक्स्ट बुक से होता है और इस टेक्स्ट बुक से यानी 4 सवाल में से 3 सवाल का जवाब देना होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द पेस फॉर लिविंग, उनके समरी। और यकीन जाने 101% मेरा दावा है कि हूबहू जो हम इसमें बताएंगे, जो आप ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, जो सवाल बताएंगे वो हूबहू आपके एग्जाम में, आपके इम्तिहान में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश हमेशा की तरह इस बार भी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे हौसला मिलता है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। तो चलिए आप इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब आते हैं हम लोग इस कहानी पे। अब इस कहानी के बारे में अगर आपको बता दें तो हमारा चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर का नाम दे रखा है द पेस फॉर लिविंग, यानी आज के चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हम बताने के लिए जा रहे हैं क्योंकि 2-4 सवाल तो यहीं से बन जाते हैं। अब देखिए द पेस फॉर लिविंग है क्या, तो एक ऐसे है। क्या है देखिए यहाँ पे टाइप में प्रोज है, क्योंकि प्रोज और पोइट्री होते हैं जिसमें हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कहानी होता है और कविता होता है। तो ये जो आपका द पेस फॉर लिविंग है ये कहानी यानी ये है यानी निबंध है, एक प्रकार का ऐसे है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये किस पे यानी बेस्ड है, किस पे ये आधारित है, किसके ऊपर इसको यानी लिखा गया है ना, किसके ऊपर ये लिखा गया है। तो कह रहा है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी एक आधुनिक व्यक्ति की पीड़ाओं को, दुख को, है ना, उनकी तकलीफ के बारे में इस कहानी में कहा गया है। तो याद रखेंगे द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, क्योंकि ये आपके सवाल में आते हैं, है ना, पूछ दिया जाएगा तो आप वहाँ पे जवाब देंगे द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक जमाने के जो व्यक्ति होते हैं उनके दुख के बारे में, उसके पीड़ा के बारे में, उनके तकलीफ के बारे में यानी इस कहानी में आप पढ़ेंगे द पेस फॉर लिविंग। अब देखिए इसके बाद यानी अगला है कि इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, यानी इस ऐसे को कौन लिखा है, उसका क्या नाम है। तो इसको हम लोग आर सी हचिंसन कहते हैं। अब देखिए आर सी हचिंसन का अगर पूरा नाम आप जानना चाहें तो आप कहेंगे यहाँ पे रॉय कैरिटन हचिंसन, यानी आर सी हचिंसन इसका नाम है। अब इसका पैदाइश कब है, ये कब यानी जन्म लिया था, तो 23 जनवरी 1907 को ये पैदा लिए थे। इसके बाद ये कहाँ यानी किस जगह यानी पैदा लिए थे, अगर हम बॉर्न प्लेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप कहेंगे फिंसले, है ना, मिडिल सेक्स ब्रिटिश, यानी ये जो है ब्रिटिश के फिंसले जो एक गांव है उसकी उसी के यानी मिडिल सेक्स, यानी आप इस तरह से कैपिटल समझ सकते हैं और देश जो है वो ब्रिटिश है, यहाँ पे वो पैदा लिए थे। अब देखिए अब इसका यानी काम क्या था, अगर हम राइटर के बारे में जाने कि राइटर का ऑक्यूपेशन, इसका पेशा क्या था, तो ये एक लेखककार थे। ये छोटे यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कहानी लिखा करते थे और नोवेलिस्ट थे। अब देखिए ये कौन कौन से काम किए हैं, वर्क ये क्या क्या कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉवेल्स के लिए ये लिख चुके हैं। उसके बाद उसी में देखिए नॉवेल के लिए जो ये लिखे हैं, नॉवेल का मतलब होता है उपन्यासकार, तो वो उसमें क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे दो हॉस्ट ऑफ डेविल्स जो कि 1930 में लिखे थे, और आगे है द एंसरिंग ग्लोरी जो 1932 में लिखे, और द अनफॉरगेटन प्रिजन्स ये 1933 में लिख चुके हैं। अब देखिए इसके अलावा भी ये बहुत सारे लगभग 17 नॉवेल्स लिखे हैं और 28 ऐसे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं और एक जो है वन प्ले, ये एक यानी प्ले भी लिखे हैं, यानी ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं, जो कि लास्ट ट्रेन साउथ इन 1938 में ये लिखे हैं। इसके बाद एक प्राइज भी, बुकर प्राइज भी मिला है, जो 1975 में इन्हें एक बुकर प्राइज भी मिला है। और अगर इसके हम मृत्यु के बारे में जाने कि इसकी मौत कब हुई, तो 3 जुलाई 1975 में इसकी यानी मौत हो गई, देहांत हो गया। चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये समरी जो हम लेके आए हैं द पेस फॉर लिविंग, ये आपके बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे के लिए है और साथ ही साथ मदरसा बोर्ड वाले बच्चे के लिए भी है, क्योंकि ये 10th का ही सिलेबस है, तो दोनों के लिए सेम ही होता है। चलिए
आगे अगर हम इस कहानी के अगर समरी को हम समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें शॉर्ट है क्योंकि पूरी यानी कहानी को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि बहुत लंबा और बड़ा हो जाएगा, तो कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट में ही हम लोग समझने की। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। कह रहा है अर्थर आर सी हचिंसन वन डे गोज टू द ड्रामा ऑफ आयरिश कंट्री डबलिंग सिटी। अब देखिए कह रहा है कि एक दिन जो है आर सी हचिंसन जो लेखक हैं वो कहाँ जाते हैं, तो एक सिटी जाते हैं। कहाँ? तो डबलिंग। किस शहर में? ये डबलिंग एक शहर है या देश, ऐसे समझ सकते हैं कि आयरिश देश के एक डबलिंग शहर में वो क्या करते हैं, एक ड्रामा देखने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि द मेन कैरेक्टर ऑफ ड्रामा इज ए कॉन्ट्रेड या मर्चेंट बोल सकते हैं। तो कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा या मकई, और ट्रेडर का मतलब होता है, यहाँ पे ट्रेडर है तो ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। तो या आप मक्का का व्यापारी बोल सकते हैं, या यानी मकई जो होता है जो खरीद और फरोख्त करता है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से समझने की बात यह है कि एक दिन जो है आर सी हचिंसन एक ड्रामा देखने के लिए जाते हैं। कहाँ? तो आयरिश कंट्री के डबलिन सिटी में, यानी डबलिन शहर में। तो यहाँ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राइटर जो है, लेखक जो अथर जो है वो कहाँ यानी प्ले देखने के लिए गया था या ड्रामा देखने के लिए गया था, तो आप कहेंगे डबलिन सिटी में। चलिए, और इसका जो मेन जो कैरेक्टर था ना, मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र जिसको कहते हैं कि मुख्य भूमिका में जो होता है, तो वो एक कौन थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या था, कैरेक्टर जो था वो था कॉर्न मर्चेंट या कॉर्न ट्रेडर। और ये कौन ट्रेडर जो था ये क्या था, ये थोड़ा बुजुर्ग था, वृद्ध था, है ना। अब देखें आगे अगर पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो कह रहा कि हु इज़ वेरी टिमिड एंड वीक मैन। वो जो व्यापार था ना, जो कौन मर्चेंट या ट्रेडर जो था वो बहुत डरपोक और कमज़ोर दिल वाला था, डरपोक था और कमज़ोर दिल वाला था। आगे कह रहा कि हर नेफ्यू एंड वाइफ रेंट हर मनी एंड मेड हर वेरी सैड। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका जो भतीजा था ना, नेफ्यू, और उसकी वाइफ जो थी, उनकी बीवी जो थी, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा यानी पैसे खर्च करती थी, बर्बाद करती थी। रेंट का मतलब होता है बर्बाद करना। तो यहाँ पे दोनों मिलकर जो है पैसे को बर्बाद करती थी, जिसके कारण जो कॉर्न ट्रेडर जो थे या मर्चेंट जो थे वो बहुत उदास रहा करते थे। साथ ही साथ आपको ये बता दें, इसका जो नेफ्यू था ना, इसका जो भतीजा था, इसका भतीजा चीट करता था, है ना। इसकी वाइफ प्रत्येक हॉलीडे पे 10 यूरो या $10 भी खर्च करती थी। यानी भतीजा जो था वो चीट करता था और इसकी बीवी जो थी वो क्या करती थी, 10 यूरो या $10 जो थे वो खर्च किया करती थी, यानी प्रत्येक यानी हॉलीडे पे। आगे कह रहा है यहाँ पे ड्यू टू अनबियरेबल सोरो, यानी एक ऐसा यानी दुख, ऐसा पीड़ा जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था। ही सेज दैट माई लाइफ्स स्पीड हैज रीच्ड 1000 माइल्स पर आवर। देखिए अब यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कॉर्न मर्चेंट जो है या ट्रेडर्स जो है ये यह कह रहे हैं कि ये एक ऐसा यानी पीड़ा है जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही दुखदायक पीड़ा है। साथ ही साथ वो आगे यह भी कहते हैं कि मेरा ज़िंदगी जो है, मेरा जो लाइफ है, इतनी गति से, इतनी रफ्तार से यानी गुजर रही है, मानो जैसे कि 1 घंटे में 1000 मील की दूरी हम सफ़र कर लेते हैं। इतनी तेज़ गति से इसकी लाइफ जो है यानी चल रही है। आप देखें आगे, आगे कहता है यहाँ पे it seems good to the writer as well as speed of life because nowadays the means of transport have been accessible and dynamic। अब देखिए यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं, राइटर साहब ये कह रहे हैं कि देखिए स्पीड है ना, स्पीड जो है ऐसा नहीं कि गति जो है, तेज़ गति जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है ना। स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के वक्त में अगर देखा जाए, अभी के ज़माने के एतबार से देखा जाए तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, हम लोग का सफ़र करने का जो साधन है वो इतनी तेज़ गति हो गई है, अगर आप उसके साथ ना जाएँ तो मुश्किल हो जाएगा लाइफ को यानी जीना। आप सोचें कि 2 मिनट में हम, है ना, विदेश में कोई आपका रिलेशन है तो 2 मिनट में आप बात कर लेते हैं। आप यहाँ हैं, आप चाहेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो बहुत तेज़ी से आप वहाँ तक चले जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतना ट्रांसपोर्ट का यानी साधन है, इतनी स्पीड है कि 2 घंटे में आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इतनी यानी रफ्तार है, ट्रेन देख लीजिए, एरोप्लेन देख लीजिए, है ना, बहुत सारी है जो कि बड़ी ही रफ्तार से आपको यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। तो यहाँ पे लेखक ये भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम यानी गति को तेज़ गति को हम पसंद नहीं करते, लेकिन किसी की भी ज़िंदगी में जो दुख होता है ना, वो दुख की जो गति होती है, यानी एक आपको परेशानी हटाने की दूसरा फिर आ गया आपके सर के ऊपर, तो ये परेशानी यानी अनबियरेबल होता है, जिसे आप सहन नहीं कर सकते। तो ऐसी यानी स्पीड नहीं चाहिए, है ना। आगे और कहा जा रहा है कि फॉर दिस रीज़न, अगर इस कारण अगर शोरों वाला अगर स्पीड हो तो क्या बात। और आगे कहा है कि स्पीड बिल्कुल पसंद है ना, स्पीड बिल्कुल पसंद है। और यहाँ पे राइटर साहब ये भी कर रहे हैं कि ही ईट्स लंच इन
न्यूयॉर्क। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक बात और यहाँ पे, क्योंकि हम शॉर्ट है तो आपको और दो चार बात इसमें हम ऐड करते चलें कि यहाँ पे देखिए राइटर साहब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे जो गति जो है पसंद नहीं है, गति मुझे बिल्कुल पसंद है, लेकिन आगे चलकर ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी मशीन है या कोई भी कहने का मतलब जो है ट्रांसपोर्ट है, वो उसकी गति मुझे बिल्कुल पसंद है, लेकिन अगर उस मशीन को या उस ट्रांसपोर्ट को या उस गाड़ी को है ना हम चला रहे हों तब गति मुझे पसंद है। ये आगे चलकर इसमें कहा जाता है, ये हम आपको इंक्लूड कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स में जब आएंगे तो उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। और आगे यह भी कहता है कि स्पीड मुझे पसंद है, यानी गाड़ी लेकिन दूसरे का हो, और गाड़ी प्रत्येक जो है ना प्रत्येक यानी घंटे में यानी आप 90 माइल्स की दूरी की रफ्तार से चलें। यानी ये कह रहा है कि मुझे गति बहुत तेज़ गति पसंद है, लेकिन गाड़ी मेरी ना हो और गाड़ी की रफ्तार जो हो वो 90 माइल्स पर आर हो, यानी 90 माइल्स। आप सोचिए कि गाड़ी अपनी ना हो, खुद ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी की रफ्तार जो है 90 माइल्स पर आर हो। राइटर जो है एक बात और यहाँ पे कहते हैं कि तेज़ गति मुझे इतना पसंद है कि हम चाहते हैं लंच, यानी लंच नहीं, यहाँ पे डिनर होना चाहिए, डाइन, यानी डिनर जो है हम लंदन में करें और अगली सुबह जो लंच हो हम न्यूयॉर्क में करें। देखिए कितनी दूर की फासला है, यानी लंदन से जो न्यूयॉर्क की फासला है बहुत ज़्यादा ही फासला है, लेकिन यहाँ पे लेखक क्या कर रहा है कि मुझे ये तेज़ गति जो है बिल्कुल पसंद है। हम भी चाहते हैं कि हम रात का यानी जो खाना है हम लंदन में करें और सुबह का जो खाना है हम न्यूयॉर्क में जा करें, है ना। ये तेज़ गति हमें पसंद है। और आगे देखिए क्या करें, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है द राइटर आल्सो फील्स दैट दिस स्पीड ऑफ लाइफ बैड बिकॉज द लाइफ ऑफ द पीपल हैज बिकम डल ड्यू टू एक्सेसिव स्पीड। अब देखिए राइटर ये भी कर रहे हैं कि देखिए तेज गति जो है एक है ना यानी बुरी लाइफ, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है स्पीड ऑफ लाइफ, यानी तेज गति जो होती है एक खराब यानी चीज़ होती है, क्योंकि एक खराब फीलिंग देती है, एक खराब आपको अनुभव देता है। क्यों खराब अनुभव देता है, तो कहा जा रहा है क्योंकि द लाइफ ऑफ पीपल, जो व्यक्तियों की जो ज़िंदगी है ना, लोगों की जो ज़िंदगी है ना बिकम डल। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो ज़िंदगी है ना वो डल हो जाता है, बिल्कुल है ना, डल हो जाता है। किसके कारण, तो एक्सेसिव यानी स्पीड, अधिक स्पीड के कारण। इसमें यानी लेखक जो है एक बात और यानी इसमें ऐड करना हम चाहेंगे कि लेखक ये कहते हैं कि जब हम मान लीजिए कि ए से लेके बी की दूरी को आप है ना ट्रेवलिंग करें, सफ़र करें, ए से बी तक जा रहे हैं, तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम बी तक तो तुरंत आ जाते हैं ना, तुरंत फास्ट में भी आ जाते हैं, लेकिन जो आपको मूवमेंट है ना आप धीरे से चल कर जाएंगे, यानी कहने मतलब ऐसे सवारी से कर जाएंगे ताकि आप उस सिटी के हर एक यानी चीज़ों को देखते हुए इंजॉय करते हुए जाएंगे, तो वो आनंद कुछ और होता है। तेज़ गति में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं कि बहुत सारी चीज़ आपके पीछे छूट जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण है ना हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तेज़ गति में अक्सर ऐसा देखा गया है, और इस बात को आगे चलकर यहाँ पे लेखक इस बात को इंक्लूड भी किए हैं कि देखिए तेज़ गति से क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये सारा के सारा क्या है, ये मर्ज है ना। यानी तेज़ गति जो होता है सारी प्रॉब्लम की है ना एक जड़ होती है। और आगे अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे कहा जा रहा है अथर फर्दर सेज, और आगे चलकर अथर ये कहना चाहते हैं दैट ड्यू टू दिस स्पीड, है ना, इस स्पीड के कारण, गति के कारण, टूडेज कंपटीशन एग्जाम डू नॉट हैव विजडम। कह रहा है आजकल जो प्रतियोगिताओं का जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम जो होता है, जो प्रतियोगिताओं का जो परीक्षा होता है ना, क्या करा है यहाँ पे नॉट विजडम यानी कहने का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसको विजडम कहा जाता है, उसका नहीं होता, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों का जो परीक्षा नहीं होता, कम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है नहीं होता है। बट यहाँ पे करा है बट इंटेलेक्ट स्पीड टेस्ट, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का जो होता है कंपटीशन के एग्जाम में उसकी टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट किसका होता है, तो हमारा जो बुद्धि है, तेज बुद्धि, जो विजडम जो आपका यानी बुद्धि है ना, उस बुद्धि के स्पीड का यानी टेस्ट होता है, सोचिए। और आगे कहा जा रहा है दैट्स व्हाई द ऑथर सेल हिमसेल्फ स्लो थिंकर, और यही कारण जो है कि राइटर साहब जो है वो अपने आप को स्लो थिंकर कहा गया। स्लो थिंकर का मतलब होता है धीरे धीरे सोचने वाला, मंद बुद्धि जिसको बोल सकते हैं, अपने आप को ये स्लो थिंकर बोले हैं। क्यों, क्योंकि अभी के दौर में जो है एक तेज व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती, उस तेज व्यक्ति के तेज यानी दिमाग का जो होता है उसका यानी परीक्षा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखें आगे कहा जा रहा है गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर दिस, और इसके लिए एक मिसाल वो दे रहे हैं। मिसाल ये है कि द ऑथर डज नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द एक्ट्रेस एंड ड्रामा ऑफ दैट ड्रामा। अब देखिए ये आप यहाँ पे सिनेमा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक मिसाल ये दे रहे हैं, लेखक साहब एक मिसाल दे रहे हैं। मिसाल ये दे रहे हैं, कह रहा है कि अगर हम मूवी देखने के लिए कोई ड्रामा देखने के लिए अगर हम सिनेमा हॉल जाते हैं, और इसमें एक बात और हम इंक्लूड कर दें कि अथर जो है यहाँ पे जो अथर है ना वो सिनेमा देखने के लिए अपनी बीवी यानी वाइफ के साथ वो जाते हैं सिनेमा, और सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उस सिनेमा में जो उस मूवी में जो एक्ट्रेस होती है ना उसकी पहचान यानी जो है अथर साहब नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने बीवी का यानी वाइफ की हेल्प लेते हैं, और उसके ज़रिए से वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से यानी एक्ट्रेस यानी हीरोइन है या कैरेक्टर है।
अब देखिए आगे कहा जा रहा है इसमें, अगर हम लोग और पढ़ें तो कह रहा है कि द हेल्प हिम हिम अंडरस्टैंड, यानी समझने के लिए मदद लेते हैं। ही टेक्स द हेल्प ऑफ वाइफ, अपनी बीवी का वो क्या करते हैं, मदद लेते हैं। अब आगे कह रहा है इन इन द एंड, यानी अगर अंत में हम लोग समझने की कोशिश करें तो कह रहा है द अथर सेज दैट इफ अ मैन डज नॉट अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ लाइफ हिज लाइफ। अब कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी के मोमेंट को, गति को अगर नहीं समझ पा रहा है, डज नॉट गो विथ हिम देन हिज लाइफ कैन ही इन वैन। अब देखिए आगे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को, मूवमेंट को, तेज गति को अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो वो अपने लाइफ को यानी जो है ना उस यानी गति के साथ व्यतीत नहीं कर सकता। तो हमें ज़रूरी है कि जिस वक्त में आप अपनी ज़िंदगी को लिव कर रहे हैं ना, जिस टाइम में अपनी ज़िंदगी को लिव कर रहे हैं उसके स्पीड के साथ आपको चलना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। चलिए ये था पहले चैप्टर का द पेस फॉर लिविंग का समरीज। हम लोग जहाँ तक हुए इसको समझने की कोशिश किए। अब टाइम है ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव्स को हम आप सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात जब हम लोग पढ़े तो कुछ बात हम लोग के समझ में आया, अब यहाँ से जब ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो 101% हमारे समझ में आएगा। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे आप, यहाँ पे करा हु वॉज रिटन ऐसे द पेस फॉर लिविंग। तो पेस फॉर लिविंग को कौन लिखा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला है आपको इसी तरह से ऑप्शन रहेगा ABC, महादेवी वर्मा, जॉन लैक्सो, सत्यजीत रॉय, आर्ची हचिंसन्स। तो आपको हम बताए थे कि इस कहानी के जो लेखककार हैं, अथर हैं, राइटर हैं, वो है आर्ची हचिंसन्स। तो आपका सही आंसर आर्ची हचिंसन्स होगा। द पेस फॉर लिविंग, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, द पेस फॉर लिविंग, जिंदगी की गति। द पेस फॉर लिविंग के लेखककार कौन है, तो यहाँ पे होगा आर्ची हचिंसन्स। चलिए आगे देखें, अगर दूसरे नंबर के सवाल को देखें तो दूसरा नंबर का सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि आर्ची हचिंसन इज डेस नोवेलिस्ट। तो ये कहाँ के उपन्यासकार थे, फ्रेंच, ब्रिटिश, चाइनीज एंड जर्मन। तो आपको बताए थे ये जो लेखककार हैं ये कहाँ के थे, तो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के नॉवेलिस्ट थे। ये आपको ऊपर ही इंट्रो में ही बताए थे। चलिए अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है द पेस फॉर लिविंग इज ए और एन डैश, ड्रामा है, स्टोरी है, ऐसे है या नोवेल है। तो आपको हम शुरुआत में ही बताए थे कि ये आपका क्या है, ऐसे है। ये क्या है, ऐसे है। अब देखिए ये इंट्रो वाला जो था ना, ये आपको याद रखना है। बहुत सारी क्वेश्चन जो है यहाँ से ही पूछे जाते हैं, जैसे राइटर का नाम हो गया, यानी कहानी जो है ऐसे है क्या है, कहानी का नाम क्या है ना, कौन लिखे, ये सारी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे अगला अगर क्वेश्चन देखें हम लोग तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे समझ पाएँ तो कह रहा है द अथर ऑफ स्टोरी, यानी इस कहानी के जो लेखककार हैं, द पेस फॉर लिविंग, जो पेस फॉर लिविंग के जो कहानीकार हैं, एंजॉयड गोइंग इन ए कार एट, कहाँ कितने। तो अब हम आपको बताए थे इस कहानी के अंदर ही कि 90 माइल्स पर आवर, 90 है ना माइल्स पर आवर वो यानी कार चलाना चाहते हैं, लेकिन वो कार खुद का ना हो। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी पहला ही हो जाएगा। दूसरा देखें अगर हम लोग दूसरे सवाल को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू ट्राइब ऑफ डैश। यहाँ पे दे रखा है एवरेज थिंकर, स्लो थिंकर, फास्ट थिंकर्स और गुड थिंकर्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा स्लो थिंकर्स, क्योंकि इसमें हम आपको बताए थे कि वो अपने आप को स्लो थिंकर्स करके इंडिकेट किए थे। चलिए अब आगे अगर देखें तो हम लोग अगला जो हम लोग का सवाल है वो सवाल इस तरह से है, कह रहा है इन द पेस फॉर लिविंग आर्ची हचिंसन्स डिस्कसेस। तो आर्ची हचिंसन्स जो है इसमें किस बात को लेकर यानी बात किए हैं, तो पहला है यहाँ पे द हैप्पीनेस ऑफ मैन, यानी आदमी का जो खुशी होता है उसके बारे में। द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यहाँ पे कह रहा है कि मॉडर्न मैन की जो एगोनी है यानी उसका जो पीड़ा है, कष्ट को यानी इसमें डिस्कस किया है, या डायलेमा ऑफ मैन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम इसमें बताए थे आपको कि एक मॉडर्न मैन के जो एगोनी है, उनके जो दुख है, उनकी पीड़ा को इसमें व्यक्त किया गया। अगला है द पेस फॉर लिविंग, इन द पेस फॉर लिविंग अथर सो प्ले इन, यानी जो इसमें कहा जा रहा है कि जो अथर है, द पेस फॉर लिविंग के जो अथर है, ये प्ले यानी नाटक कहाँ देख रहे थे, है ना, कहाँ देख रहे थे। तो पहला है इन डेनमार्क, फिर है एडेनवर, फिर है दिल्ली और डबलिंग। तो कहाँ देख रहे थे, तो आपको मालूम होगा, आपको बताए थे ये डबलिंग में, है ना, आयरिश कंट्री के डबलिंग शहर में ये क्या देख रहे थे, तो प्ले देख रहे थे, ड्रामा देख रहे थे। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। तो कह रहा है कि इस कहा यानी द पेस फॉर लिविंग में जो लेखककार है वो अपने आप को किस तरह के वर्गों में यानी रख रहा है, यानी अपने आप को किस तरह के यानी वर्गों का बताया है। तो पहला है एन इंटेलिजेंट थिंकर, यानी बुद्धिमान व्यक्ति के यानी ग्रुप में रखा है, स्लो थिंकर या मंद बुद्धि में, सोशल थिंकर जो समाज के बारे में सोचता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए थे कि इसमें जो राइटर है द पेस फॉर लिविंग के वो अपने आप को स्लो थिंकर बता रहे हैं। अब अगला देखें तो अगला अगर सवाल देखें तो कह रहा है द ऐसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर ऑफ एगोनी ऑफ किसके यानी एगोनी को यानी दुख पीड़ा को यानी ये कैप्चर कर रहे हैं, बता रहे हैं। ए मॉडर्न मैन, ए सिक मैन, ए पुलिस मैन, ए पोस्ट मैन। तो आपको बताए थे मॉडर्न मैन, तो कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में इसमें बात कही गई है द पेस फॉर लिविंग में।
अगला इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज डैश। तो कॉर्न मर्चेंट जो थे वो क्या थे, डैश थे। तो आपको बताए थे इसमें कि वो क्या थे, टिमिड थे, टिमिड थे, साथ ही साथ है ना, टिमिड के साथ ही साथ यानी टिमिड और साथ ही साथ वीक, आपको बताए थे क्या थे, तो वो वीक थे, यानी वीक थे, यानी कमज़ोर थे, डरपोक थे। और कमज़ोर और डरपोक को ही हम लोग, टिमिड और डरपोक को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो एनसेक्स मैन कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनसेक्स मैन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आपका है इन द पेस फॉर लिविंग द अथर सॉ अ डैश। क्या देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, डांस देख रहे थे, प्ले देख रहे थे, या फिर फुटबॉल देख रहे थे। तो सबसे पहला जो होगा इसका जो मूवी, तो ये मूवी तो अपने वाइफ के साथ यानी देखने के लिए गए थे, लेकिन ये आयरिश कंट्री में, जो आयरिश कंट्री की जो डबलिंग थे वहाँ वो क्या देख रहे थे, तो प्ले देख रहे थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्ले देख रहे थे। चलिए अगला अगर प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न आपका इस तरह से है, और प्रश्न कह रहा है द कॉर्न मर्चेंट, यहाँ पे कॉर्न होगा, मिस टाइप हो गया, कॉर्न होगा, कॉर्न मर्चेंट हार्ट वाज, यानी उसका जो दिल था ना वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, साउंड था, वीक था या फास्ट था। तो आपको बताया था कि वीक और क्या था, टिमिड था, वो टिमिड और वीक था। तो यहाँ पे वीक आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें तो कह रहा है कि हु इज स्लो थिंकर। स्लो थिंकर कौन था, कौन था स्लो थिंकर, द अथर, द कॉर्न मर्चेंट, द मॉडर्न मैन, द सर्वेंट। कह रहा है कि लेखक थे, या वो मक्का व्यापारी थे, या फिर जो आधुनिक व्यक्ति थे, और फिर या नौकर थे। तो इसमें जो लेखक थे ना अपने आप को बता रहे थे कि हम क्या हैं, स्लो थिंकर हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे द अथर। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर इज डबलिन। तो डबलिन कहाँ है, तो डबलिन आपको बताए थे कि आयरिश शहर, आयरिश कंट्री के शहर यानी डबलिन में वो क्या देख रहे थे, तो वो प्ले देख रहे थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आयरिश। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। आगे कह रहा है कि वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव। तो कॉर्न मर्चेंट जो थे वो कहाँ रहते थे, ये पूछा जा रहा है। तो आगे है रशिया में, भूटान में, आयरिश कंट्री में, या इराक में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयरिश, क्योंकि आयरिश कंट्री के डबलिन के वो रहने वाले थे। चलिए कॉर्न मर्चेंट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ वॉच ऑफ डैश। क्या थे, फेथफुल लेडी थे, फैंटास्टिक नेचर के थे, या डल नेचर के थे, या क्लेवर थे। तो सबसे पहली बात तो उनकी जो वाइफ थी ना वो डल नेचर की थी, डल नेचर की थी, इसीलिए तो 10 जो यूरो था ना वो प्रत्येक यानी हॉलीडे पे वो गवा देती थी, और अपने हस्बैंड को वो क्या करती थी, चीट भी करती थी। चलिए आगे अगला देखें। तो अगला प्रश्न है कॉर्न मर्चेंट वॉज अ मैन ऑफ डैश, है ना, क्या थे, ब्रेव थे, स्ट्रॉन्ग थे, साउंड माइंडेड थे, या है ना यहाँ पे एंजाइटीज थे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा चिंतित व्यक्ति। यानी आपका क्या था, चिंतित व्यक्ति। इसलिए चिंतित व्यक्ति थे कि उनके जो नेफ्यू थे वो चीट कर रहे थे, और वाइफ जो थी खर्चीली थी, यानी ज़्यादा खर्चा करती थी, इसलिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि हु फेल्स टू कीप अप विथ फास्टेड पेस ऑफ लाइफ। तो कह रहा है कि किसे जो है तेज गति के साथ चलना चाहिए, किसे चलना चाहिए, है ना, या कौन यानी तेज गति के साथ यहाँ पे जो था वो उसकी ज़िंदगी बीत रही थी तेज गति के साथ। मॉडर्न मैन, कॉर्न मर्चेंट, यहाँ पे कह रहा है द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू, और कह रहा है द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ। तो इसमें हम लोग देखे थे कि कॉर्न मर्चेंट जो था ना उसका जो ज़िंदगी था बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, जिसके कारण वो बहुत चिंतित थे। चलिए आगे आगे का जो सवाल है वो है द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैड अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग। कितना यानी वो खर्च कर देती थी, $5, $10, $8 एंड $6। तो आपको बताए थे कि $10 वो खर्च करने वाली थी। चलिए अगला अगला कह रहा है कि डैश हैज़ बिकम फास्ट। क्या यानी तेज हो गया, कौन सी गति जो है तेज हो गया, स्लीपिंग सोने की गति तेज है, या मूविंग चलने की गति तेज हो गया, वॉकिंग यहाँ पे वॉकिंग यानी तेज हो गया, या ट्रेवलिंग तेज हो गया। देखिए मूविंग का मतलब भी आपका चलना होता है, वॉकिंग का भी मतलब चलना ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि ट्रेवलिंग हैज़ बिकम फास्ट, यातायात जो होता है ना, सफ़र का जो साधन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया है ना। क्योंकि पहले के वक्त में देखेंगे एंशियंट टाइम में तो लोग पैदल चलते थे, पैदल के बाद फिर ऊँट, घोड़ा या बैलगाड़ी, फिर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में मशीन आने लगा, और धीरे धीरे हम लोग का जो लाइफ है बहुत फास्ट होने लगा, और फास्ट ही अब तक। आगे देखिए, आगे कहा कि हु वेंट टू वॉच अ मूवी अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। यानी अपनी बीवी के साथ कौन यानी जो है मूवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, या फिल्म देखने के लिए गया। द अथर नेफ्यूज, मॉडर्न मैन, अथर अंकल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखक गए थे, या लेखक के जो भतीजा था वो गया था, या मॉडर्न मैन जो थे आधुनिक व्यक्ति जो थे वो गए थे, या फिर अथर साहब के अंकल यानी उनके चाचा जी गए थे। तो इसमें जो राइटर है वो अपनी बीवी के साथ यानी आगे है द अथर एडमिट्स द क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ऑफ ट्रेवल। यहाँ पे कह रहा है कि तेज़ गति से जो हम लोग सफ़र करते हैं ना, तो जो यात्री होते हैं ना, जो सफ़र करते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, उसको रियल कौन से रियल चीज़ के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि वो छूट जाता है, या उस चीज़ का वो आनंद नहीं ले पाता है। तो पेन यानी दुख का, प्लेजर यानी खुशी का, और यहाँ पे लिविंग और हॉलीडे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेजर। तेज़ गति जो होता है ना वो हमारे प्लेजर को जो होता है हद तक वो कम कर देता है। हमारा जो एक्साइटमेंट होता है, जो रियल प्लेजर होता है ना, जो आनंद, जो मज़ा आता है धीरे और किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर यानी स्पीड में
वो छूट जाता है क्विक ट्रेवलिंग में, यानी तेज़ गति में ये सारी चीज़ छूट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखें तो यहाँ पे करा है कि वी कैन डाइन इन डेज एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। तो आपको बताए थे कि इसमें लेखक साहब जो है वो कह रहे थे कि हमको तेज़ गति पसंद है, हम तो चाहते हैं कि हम रात का खाना जो है हम लंदन में करें और दिन का खाना जो है लंच जो है न्यूयॉर्क में करें। ये बात आपको बताए थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी यहाँ पे लंदन। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला यानी सवाल है कि विच ट्राइब्स डज नॉट द अथर बिलोंग टू, साउंड माइंडेड, हैंडीकैप्ड, स्लो थिंकर और फास्ट थिंकर। तो यहाँ पे जो अथर साहब है ना वो अपने आप को स्लो थिंकर कहा था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डज नॉट, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे अथर साहब जो थे ना वो फास्ट थिंकर्स नहीं थे, तेज़ गति से वो चीज़ों को नहीं समझते थे, इसीलिए तो वो सिनेमा घर जब जाते थे तो अपने वाइफ से वो पूछा करते थे ये कौन एक्ट्रेस है। चलिए अगला प्रश्न को देखें। अगला है हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। तो इस नाटक के जो तो मैक जो यानी मुख्य जो पात्र थे ना, मुख्य जो कैरेक्टर थे वो कौन थे, तो वहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, कोर मर्चेंट, क्योंकि कोर मर्चेंट ही क्या था, मुख्य यानी पात्र थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला अगर देखें तो यहाँ पे करा कि हु वॉज चीटिंग द कोर मर्चेंट, यानी कोर मर्चेंट को कौन ठग रहा था, तो उसका भतीजा ठग रहा था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिज नेफ्यू। आगे अगर देखें तो करा हाउ डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, कौन है जो कि तेज गति को यानी पसंद नहीं करता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे करा है कि वाइफ ऑफ कोर मर्चेंट, फिर करा है द अथर और आगे करा है यहाँ पे नेफ्यू। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो तेज़ गति को कौन यानी पसंद नहीं करता है, तो वो हो जाएगा द अथर। देखिए अथर साहब क्या कह रहे थे कि तेज़ गति से हमें जो बहुत नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो होता नहीं। चलिए आगे, दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो दोनों पहलू है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन जो रियल प्लेजर है वो नहीं मिल पाता। अगला अगर प्रश्न को देखें तो विच वर्ड स्टैंड फॉर वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पूजा करना, यानी किसी चीज़ को यानी चाहना, लाइक करना, पसंद करना, ये होता है। तो वर्शिप के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे आ सकता है, तो वर्शिप के लिए यहाँ पे आएगा आपको एडोर, क्योंकि इसमें लेखक साहब बोले थे कि हम मशीन को जो है, मशीन को हम ऐसा नहीं है कि हम मशीन को नहीं चाहते हैं, मशीन का भी हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन है ना तेज़ गति जो होती है वो हमें हमेशा जो है रियल प्लेजर नहीं दे पाती है। आगे देखें, आगे कहा कि हु वॉज अ प्ले इन डबलिन, डबलिन में जो नाटक था ना उस नाटक के जो मुख्य पात्र थे वो कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर एन एल्डरली कोर मर्चेंट। तो एक वृद्ध बूढ़े व्यक्ति यानी जो मक्के के व्यापारी थे वो थे। तो हम फास्ट कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि द अथर ऑफ द स्टोरी द बेस्ट फॉर लिविंग डैश रैपिड मूवमेंट, तो डैश रैपिड मूवमेंट यानी तो कह रहा है लाइक रैपिड मूवमेंट, डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, हेट और यहाँ पे एंजॉय। तो ऐसा नहीं था कि इसमें जो लेखक जो थे वो डिसलाइक कर रहे थे, लाइक कर रहा था रैपिड मूवमेंट को, यानी लाइक कर रहा था, लेकिन क्या था कि कार अपनी ना हो दूसरी का हो और खुद चला रहे हो, तो यहाँ पे लाइक होगा, लाइक रैपिड मूवमेंट। चलिए अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द अथर व्हाट आर इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट, तो क्या चीज़ के लिए था, तो यहाँ पे क्या है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा मेजर द मेंटल स्पीड। तो मेंटल स्पीड को यानी मापा जाता है ना, क्या चीज़ को, मेंटल स्पीड को। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू द अथर इन विच एरिया आर स्लो थिंकर हैंडीकैप्ड, यानी किस यानी दशा में जो होता है कोई भी व्यक्ति जो होता है वो हैंडीकैप्ड कहलाता है स्लो थिंकर के अनुसार। तो किस में, तो पहला कह रहा है कि इन गेटिंग, है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, इन गेटिंग अ लिविंग, और स्पोर्ट में है या स्टडीज में या फिर बिजनेस में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इन गेटिंग अ लाइफ लिविंग, हमारे रहन सहन की जो गति है। अब देखिए आगे करा इन द सिनेमा द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन डैश, जब यानी कि मतलब राइटर साहब सिनेमा देखने के लिए गए थे ना तो वो अपने आप को एक कैसा यानी अपने आप को कैसा पाया था, तो हॉपलेस फोक जैसे ना हॉपलेस आशाहीन, यानी वो अपने आप को पाता है, उसके बाद वो अपने वाइफ से मदद लेता है। चलिए आगे देखें तो करा द अथर फाइंड हिमसेल्फ इन हॉपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द व्हाट, तो सिनेमा, यहाँ पे हो जाएगा सिनेमा, यहाँ पे मिस्टेक से यानी हो गया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सिनेमा, क्योंकि सिनेमा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे आर्ची हचिंसन रोट डेट ही वॉच्ड अ प्ले इन, कहाँ देख रहे थे वो, जो ये जो लिखे हैं, जो ये आर्ची हचिंसन जो ये लिखे हैं, ये इसमें वो जो थे एक नाटक देख रहे थे, प्ले देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे, तो डबलिन में देख रहे थे। तो यहाँ पे आप सही आंसर कर सकते हैं डबलिन। अगला देखें तो अगला है इन द पेस फॉर लिविंग द अथर, यहाँ पे अथर होना चाहिए, द अथर डिस्कसेज, तो अथर जो है अथर जो है किस बारे में यानी बात कर रहे हैं, तो द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए हम लोग, तो यहाँ पे मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ डैश कंप्यूटर, एरोप्लेन्स, हॉर्स और मशीन, तो आपका सही आंसर होगा मशीन, क्योंकि मशीन की जो एक्टिविटीज है ना उनकी और हम लोग क्या हो गए, टेंट हो गए, झुक गए। आजकल हम लोग मशीन से घिरे पड़े हैं, हर एक काम में हम लोग मशीन का मदद लेते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि पीपल नाउ डेज थिंक डैश देन इंसिडेंट टाइम्स, यानी हम लोग का जो पूर्वज था उससे हम लोग यानी कैसा सोच है हम लोग का, तो डीपर बहुत गहराई से सोचते हैं, फास्टर बहुत तेज़ी से सोचते हैं, लॉन्गर बहुत लंबे देर तक सोचते हैं, या स्लो धीरे धीरे सोचते हैं। तो हम लोग बड़े तेज़ी से हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट टाइम था ना, हम लोगों का जो पूर्वज था उससे हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्पीड में यानी सोचने की कोशिश करते हैं और सोच रहे हैं।
आगे कह रहा है स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप इन दिस बिजनेसेस ऑफ गेटिंग व्हाट, तो गेटिंग यहाँ पे क्या हुआ, लिविंग हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझे होंगे, और यदि आप इसे 1 से 2 बार देख लें, चीज़ को आप पहचान लें, तो इससे हम पक्का गारंटी लेते हैं कि आपको 8 से 10 मार्क्स तो इसी यानी वीडियो के जरिए से आप हासिल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए हम फास्ट कर रहे हैं, नहीं तो इत्मीनान के साथ आपको समझाने की कोशिश करते, और ऐसे भी आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें।